Welcome dear friends, Laksha Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discussing about dioxygen and ozone. First of all, dioxygen and ozone both are the allotropic form of oxygen. चाहे से डाइऑक्सीजन हो अदरवाइज ओजोन हो, दोनों की दोनों किसकी फॉर्म होती है? आपके एलोट्रोपिक फॉर्म में ऑक्सीजन की। तो यहां पर अपन देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन में क्या होता है? टू ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड विद ईच अदर। जो दोनों ऑक्सीजन है, बोथ ऑक्सीजन है, डबली बॉन्डेड की तरह क्या रहते हैं? बॉन्डेड रहते हैं। तो इसको आप बोलते हो डाइऑक्सीजन, अदरवाइज आप इसी को बोलते हो डाइऑक्सीजन गैस बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? डाइऑक्सीजन गैस बोलते हो। अब देखिए यहां पर डाइऑक्सीजन, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या बन जाएगा अपने लिए? ऑक्सीजन हैविंग 3 आइसोटोप्स। ऑक्सीजन हैविंग 3 आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी आइसोटोप होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहता है? सेम रहता है। मीनिंग एटॉमिक नंबर में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता। तो 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहला वाला होता है एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। मीनिंग ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो पहला वाला जो आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का वो होता है 8 ऑक्सीजन 16। सेकेंड वाला आइसोटोप होता है 8 ऑक्सीजन 17 एंड थर्ड वाला जो आइसोटोप यहां पर होता है 8 ऑक्सीजन 18। तो देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट इज 8 ऑक्सीजन 16, सेकेंड इज 8 ऑक्सीजन 17 एंड थर्ड इज 8 ऑक्सीजन 18। कीप इट इन माइंड, 8 ऑक्सीजन 18 आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो 3 आइसोटोप में से ओनली 8 ऑक्सीजन 18 वाला ही कैसा होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। कीप इट इन माइंड, 8 ऑक्सीजन 18 आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा कि ये जो रेडियो एक्टिव, जो आपके पास जो रेडियो एक्टिव नेचर का जो आइसोटोप है, इसका यूज किस में करते हैं? तो इसका एक तो यूज करते हैं अपन ट्रेसर टेक्निक में, और सेकंड यूज होता है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो इनकी अगर अपन यूजेज की बात करें कि जो 8 ऑक्सीजन 18 जिसका नेचर रेडियो एक्टिव है, इसके यूज की बात करेंगे तो इसके 2 टाइप से अपन यूज कर सकते हैं इसको। पहला वाला यूज होता है इसका ट्रेसर टेक्निक में। ट्रेसर टेक्निक, फर्स्ट यूज इज ट्रेसर टेक्निक। एंड जो इसका सेकंड वाला यूज होता है वो होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। कीप इट इन माइंड, देयर आर 3 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 8 ऑक्सीजन 18, in which only 8 oxygen 18 isotope is radioactive in nature, which is used in tracer technique and organic reaction mechanism. सेकेंड, अब यहां पर अपन डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन गैस आप इसको किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हो? तो यहां पर अपन डील करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइऑक्सीजन। हेडिंग अपने लिए क्या हो जाएगी? प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइऑक्सीजन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइऑक्सीजन। अब इस डाइऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहला जो अपन मेथड से डील करेंगे वो होगा आपके पास लैब मेथड। प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट मेथड कौन सा अपन डिस्कस करेंगे? लैब मेथड। मीनिंग लेबोरेटरी में किस टाइप से डाइऑक्सीजन इसका फॉर्मेशन करते हो। तो लेबोरेटरी के अंदर जब भी आपको डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन करना होता है तो आपको क्या करनी होती है? जो पोटेशियम क्लोरेट है, इसकी पोटेशियम जो क्लोरेट है इसका क्या करते हो आप? हीटिंग प्रोवाइड करवा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो यहां पर आपके पास ये होना चाहिए पोटेशियम क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है पोटेशियम का? हो गया कि क्लोरेट का मीनिंग होता है ClO3। तो ये क्या हो गया? पोटेशियम क्लोरेट हो गया। इसकी हीटिंग प्रोवाइड कर दीजिए, मीनिंग इसको आपको क्या करना है? हीट करना है। और साथ में प्रेजेंस किसकी रहेगी? मैंगनीज डाइऑक्साइड मीनिंग MnO2 की प्रेजेंस में।
तो यहाँ पर क्या सीन क्लियर होगा, आपको ऑक्सीजन का जनरेशन करना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड 2 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो इस टाइप से आप लैब के अंदर किसका प्रिपरेशन करते हो, डाई ऑक्सीजन गैस का। फर्स्ट मेथड है लैब मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो, जो पोटेशियम क्लोरेट है उसको हीटिंग प्रोवाइड कर रही हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो जो ये पोटेशियम क्लोरेट है इसका क्या हो जाएगा, डीकंपोजिशन हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड में, और इसके साथ कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, इसके साथ रिलीज हो जाती है आपकी गैस कौन सी हो जाती है, डाई ऑक्सीजन गैस है, वो यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ये तो हो गया प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट। सेकेंड अगर आप मेथड की बात करते हो यहां पर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड। जो भी ऑक्साइड अगर आप उनका क्या करवा दीजिए, थर्मल डीकंपोजिशन करवा देते हैं, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वहां पर भी कौन सी गैस रिलीज होती है, डाई ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 या फिर प्रिपरेशन मेथड सेकेंड, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स। जो भी मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर आप उनका थर्मल डीकंपोजिशन करवा देते हो तो वहां पर भी कौन सी गैस रिलीज होती है, डाई ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाता है, रिलीजमेंट। एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, ये लीजिए मेरे पास सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, इसको बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। थर्मल डीकंपोजिशन करना मीनिंग आपको सिंपल हीटिंग प्रोवाइड करनी है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी चाहे से आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड हो अदरवाइज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो, जब भी आप हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो मेटल और नॉन मेटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में लिबरेशन किसका हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाएगा, यहां से लिबरेशन हो जाएगा। तो यहां से मेटेलिक फॉर्म में तो सिल्वर आ जाएगा, मीनिंग क्या बन जाएगा आपके पास Ag, ये तो मेटेलिक फॉर्म में आ जाएगा, और साथ में रिलीजमेंट किसका हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है सिल्वर ऑक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ पर कितने मोल बन जाएंगे सिल्वर के, 4, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन जो डाई ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या था ये वाला थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड। सेकंड वाला एग्जांपल और समझते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये लीजिए, ये होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसका भी क्या कर दीजिए आप, थर्मल डीकंपोजिशन, मेटेलिक बना दीजिए। तो मेटल कितना, मरकरी, तो मरकरी की तो बन गई 2 मोल, और साथ में रिलीजमेंट या लिबरेशन किसका हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का। जब भी थर्मल डीकंपोजिशन करवाते हैं तो डाई ऑक्सीजन गैस है वो ऑक्साइड से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। थर्ड वाला एक और रिएक्शन आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, लेड सल्फेट से आप फॉर्मेशन कर सकते हो। लेड सल्फेट का मीनिंग होता है PbSO4, इसको बोलते हो आप लेड सल्फेट। इसकी क्या करवा रहे हो आप, हीटिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, मीनिंग थर्मल डीकंपोजिशन। तो जो लेड सल्फेट हुआ करता था वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा PbO, और साथ के अंदर यहां से कौन सी गैस का रिलीजमेंट हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट। तो ये वाला था सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में क्या किया आपने, पोटेशियम क्लोराइड था, उसका क्या किया, आपको हीटिंग प्रोवाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ किसका फॉर्मेशन हो गया, डाई ऑक्सीजन गैस का। सेकेंड वाला प्रिपरेशन मेथड आपने डील किया थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑक्साइड, जैसे मेटल के ऑक्साइड हो अदरवाइज नॉन मेटल के ऑक्साइड हो, आपको हीटिंग प्रोवाइड करनी है तो कौन सी गैस का लिबरेशन हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन गैस का। थर्ड वाला जो प्रिपरेशन मेथड है डाई ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन का, वो वाला होता है थ्रू H2O2, मीनिंग हाइड्रोजन प्रोक्साइड से किस टाइप से आप डाई ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो थर्ड वाला यहाँ पर मेथड हो जाएगा आपके पास थ्रू H2O2, हाइड्रोजन प्रोक्साइड बोलते हैं। H2O2 को क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। मीनिंग हाइड्रोजन प्रोक्साइड को किस टाइप से आप डाई ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको आपको लर्न करना है थ्रू H2O2। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है H2O2, ये तो हो गया हाइड्रोजन प्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन आपको प्रोसीड करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मीनिंग MnO2। मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, और साथ में आपको प्रेजेंस रखनी है कैटालिस्ट मीनिंग प्लेटिनम एंड निकल। जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है इनका कैटालिस्ट की प्रेजेंस में निकल, प्लेटिनम, और साथ में चाहिए आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या सीन क्लियर हो जाएगा, जब भी हाइड्रोजन प्रोक्साइड है अगर इन वाली कंडीशंस के अंदर रिएक्शन प्रोसीड करेगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड वो एक्वस स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा 2 वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है। तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड डाई ऑक्सीजन गैस यहां से क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, गैसियस होती है। तो कीप इट इन माइंड, व्हेन हाइड्रोजन प्रोक्साइड इज ट्रीटेड in the presence of manganese dioxide, platinum and nickel, then it decompose into water, liquid and dioxygen gas। तो ये वाला जो प्रिपरेशन मेथड अच्छा प्रिपरेशन मेथड है।
इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है एग्जाम में आने की। तो H2O2 से किस टाइप से डाई ऑक्सीजन गैस आप ऑब्टेन करते हो, ये वाला आना चाहिए आपको। नेक्स्ट वाला है, अगर आपको लार्ज स्केल पर क्या करना है और डाई ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑन ए लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल और एयर, मीनिंग एयर और अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल से आप लार्ज स्केल पर डाई ऑक्सीजन गैस का क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फोर्थ वाला मेथड आप मैं डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूं, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल मीनिंग अगर आपको लार्ज स्केल पर डाई ऑक्सीजन गैस अगर इसका फॉर्मेशन करना है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो पहली बात तो या तो एयर से बना सकते हो, अदरवाइज वाटर मॉलिक्यूल से। कीप इट इन माइंड, ये लीजिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल से, H2O, इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का आपको कौन सी प्रोसेस करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस मेंशन करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइसिस मीनिंग इलेक्ट्रिक करंट है वाटर में क्या करना, फ्लो करना है। अब आपको पता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड आ जाता है मीनिंग वहां पे कैथोड इलेक्ट्रोड होगा, सेकंड वाला कौन सा होगा, एनोड होगा। और जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप प्रोसीड करते हो तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, डाई ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑब्टेन होती है। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ कौन सी गैस ऑब्टेन होती है, ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन गैस। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो तो कौन सी इलेक्ट्रोड पर आपको ऑब्टेन होगी, और जो ऑक्सीजन गैस है या फिर डाई ऑक्सीजन गैस है वो कौन सी इलेक्ट्रोड पर ऑब्टेन होगी। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो डाई हाइड्रोजन गैस है वो तो आपको ऑब्टेन होगी कैथोड पर। कहां पर ऑब्टेन होगी ये वाली, तो कैथोड पर। और जो डाई ऑक्सीजन गैस है ये आपको लिबरेट ये कहां पर होगी, एनोड पर। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो डाई ऑक्सीजन गैस है वो कौन सी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगी। कीप इट इन माइंड, when water molecule otherwise water is electrolyzed then dioxygen gas is liberated at anode whereas dihydrogen gas is liberated at cathode. It is the good method to produce on a large scale of dioxygen gas, मीनिंग जब भी आपको लार्ज स्केल में डाइऑक्सीजन गैस का प्रिपरेशन करना है तो वहां पर आप क्या करवा सकते हो, एयर, अदरवाइज जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका क्या करवा सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो। तो यहां पर अपने कंप्लीट होता है पहला वाला पॉइंट जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया है कि डाइऑक्सीजन गैस वो आपको किस टाइप से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, मीनिंग किस टाइप से आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट वाला पॉइंट आएगा अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या आ जाएगा अपने पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। जो डाइऑक्सीजन गैस है इसकी किस टाइप से प्रॉपर्टीज होती है, ये लीजिए मैं हेडिंग मेंशन कर देता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। डाइऑक्सीजन गैस का मीनिंग क्या हो जाएगा, O2 गैस। अब ये वाली हेडिंग अपन प्रॉपर्टी से डील करेंगे कि जो डाइऑक्सीजन गैस उसकी किस टाइप से प्रॉपर्टी होती है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट से अपन डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मेंशन कर रखा है डाइऑक्सीजन गैस के लिए, द सोल्युबिलिटी ऑफ डाइऑक्सीजन गैस इन वाटर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। ये आपको इजीली पता होना चाहिए कि जो डाइऑक्सीजन गैस है ये क्या होती है, वाटर के अंदर क्या होती है, सोल्यूबल होती है। और इस डाइऑक्सीजन गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वाटर में वही किसके लिए सफिशिएंट होती है, इट इज सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। मीनिंग जो भी मैराइन और एक्वेटिक लाइफ है उनके लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है। मीनिंग जो भी ऑक्सीजन है वाटर में सोल्यूबल है तो ये रेस्पॉन्सिबल होती है, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ मैराइन एंड एक्वेटिक लाइफ। पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर, इट कैन बी लिक्विफाइड टू ए पेल लिक्विड अंडर प्रेशर, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीज एट 55 केल्विन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जनरली ये एग्जाम के अंदर नहीं आते। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीनिंग इनका कितना बॉइलिंग पॉइंट है, कौन से टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, कौन से कलर का होता है, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है। लेकिन नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार से मेंशन कर रहा हूं, ये वाला स्टेटमेंट आपको जरूर लर्न करना। मोलिकुलर ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन का मीनिंग क्या है, डाइऑक्सीजन गैस। मोलिकुलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीनिंग जो आपके पास मोलिकुलर ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो भी आपके पास डाई ऑक्सीजन है तो पहली बात तो ये देखिए डाई ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डाई ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 8 और इस वाले ऑक्सीजन के पास 8, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा डाई ऑक्सीजन गैस में 16 हो जाएगा। इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी इसका नेचर कैसा होता है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जो डाई ऑक्सीजन गैस है वो डायमैग्नेटिक नहीं है, उसका नेचर कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर। और इस पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किसकी हेल्प से कर सकते हो, इट इज एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अदरवाइज मोटी से आप इसको क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर में कितना इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन, having even number of electron and it can be explained by the molecular orbital theory, otherwise MOT की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हो एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट, the dioxygen gas is quite stable in nature and its bond dissociation enthalpy is very high, therefore it is not very reactive एज सच। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो डाई ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, बोथ ऑक्सीजन बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड, मीन दोनों के दोनों ऑक्सीजन है वो कौन से बॉन्ड से कनेक्ट रहती है डबल बॉन्ड से क्या रहते हैं कनेक्ट रहते हैं। तो पहली बात तो ये हो गया कि जो डाई ऑक्सीजन गैस है वो नेचर में क्या होता है स्टेबल होता है, और आपको इजीली पता है कि सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन आप इजीली नहीं कर सकते हो। इसी टाइप से ट्रिपल बॉन्ड का जो ब्रेकडाउन है वो डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है हार्ड होता है, मीनिंग डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो बोथ ऑक्सीजन है वो डबली बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसलिए पहली बात तो क्या होगी इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो क्या होती है वेरी हाई होती है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है तो ये क्या होता है जनरली रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, कैसा होता है इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव। तो यही स्टेटमेंट मेंशन किया है, द डाइऑक्सीजन इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर एंड its bond dissociation enthalpy is very high, therefore it is not very reactive as such, मीनिंग इसी कारण क्या होता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, मोर रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के मिड में क्या आ गया डबल बॉन्ड है, और जब भी डबल बॉन्ड को आप ब्रेक डाउन करोगे मीनिंग इस वाले बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए जो बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी अदरवाइज बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी है वो क्या होती है वेरी हाई होती है। यहाँ पर देखिए डाई ऑक्सीजन गैस है, अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में। ये देखिए जिससे फॉर्मेशन हुआ उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया डाई ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन करेगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। अब अगर आप इसको डिसोशिएट कर रहे हो तो डिसोशिएट करोगे तो ये वापिस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपको डेल्टा एच मीनिंग जो आपके पास ये वाली प्रोसेस है जिसमें आप डाई ऑक्सीजन गैस को क्या कर रहे हो डिसोशिएट कर रहे हो, डेल्टा एच कैसा है पॉजिटिव है। यहाँ पर जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, और जहां पर भी डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है वो वाली कौन सी प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब भी आपको डाई ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करना आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसका डेल्टा एच जितना ग्रेटर होगा वो वाली प्रोसेस के लिए आपको उतनी ही मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है और उस वाले डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 493.4 किलो जूल पर मोल, मीनिंग इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, देयरफॉर डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हायर टेम्परेचर, मीनिंग क्या कहां पर रिएक्ट करेगा हायर टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर हायर टेम्परेचर होगा तो वहां पर जो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, मीनिंग ये आपकी बार किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टिव बन जाएगा। लेकिन रिएक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है हाई टेम्परेचर पर ही डाइऑक्सीजन क्या होता है रिएक्टिव होता है। देयरफॉर डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हायर टेम्परेचर, हाउएवर वंस द रिएक्शन स्टार्ट इट प्रोसीड ऑफ इट्स ओन, दिस इज because the chemical reaction of dioxygen is exothermic। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ पर आप देखो जब भी आप क्या कर रहे हो डाई ऑक्सीजन गैस अगर इसका ब्रेक डाउन कर रही हो तो ये वाली प्रोसेस कैसी होती है डेल्टा एच पॉजिटिव मीनिंग कैसा होता है एंडोथर्मिक होता है। लेकिन जब आप इसको ऑपोजिट कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसके लिए क्या हो जाएगा जो केमिकल रिएक्शन है डाई ऑक्सीजन की वो कैसी हो जाएगी एक्सोथर्मिक हो जाएगी, मीनिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होगी रिलीज होगी। एंड द हीट produced during the reaction is sufficient
टू सस्टेन द रिएक्शन, और इतने अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो जाती है कि वो उस वाली रिएक्शन को क्या करती है, सस्टेन कर सकती है, मीनिंग कॉन्टिन्यूअस रख सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी ऑक्सीजन आएगा तो वहां पर अगर हायर टेम्परेचर है तभी वो क्या होगी, रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर वो रिएक्शन कैसी होती है, आपकी एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग है एनर्जी रिलीज होगी, और इतने अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाती है कि रिएक्शन को क्या कर देगी, रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी होती है। सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ डाई ऑक्सीजन विद मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड अदर कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे आपके पास मेटल है, नॉन मेटल और कंपाउंड है, उनके साथ जो डाई ऑक्सीजन है वो किस टाइप से रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन यहाँ पर राइट डाउन कर रखी है। अब इन वाली रिएक्शंस को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है इजीली, वो यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कीजिए। ऑलवेज कीप इट इन माइंड। पहला मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं मेटल का। सबसे पहला मैं एग्जांपल कौन सा लेकर चल रहा हूं, मेटल का। ये लीजिए, मेरे पास कोई भी मेटल हो सकती है। अगर मेटल वो रिएक्ट कर रही है, कंबाइन हो रही है किसके साथ, डाई ऑक्सीजन के साथ, तो ये 100% कंफर्म है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, मेटेलिक ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा मेटल के साथ, अदरवाइज नॉन मेटल के साथ, इट इज क्लियर मेटेलिक ऑक्साइड इज फॉर्म। अगर मेटल के साथ डाई ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड का। सेम टाइप से अगर अब की बार मान लीजिए आपके पास क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ जो कॉम्बिनेशन कौन कर रहा है, डाई ऑक्सीजन, तो यहां पर भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन ये वाला जो ऑक्साइड कैसा रहेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रहेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के साथ तो मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और नॉन मेटल के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। अब दो तीन इंपोर्टेंट थिंग्स है, यहां से आप उनको रिलेट कर सकते हो। तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है एसिडिक नेचर। मीनिंग जो भी नॉन मेटेलिक के ऑक्साइड होंगे उनका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन जो भी आपकी ये मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक टाइप का, बेसिक नेचर। कीप इट इन माइंड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, वेयर एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। इंपोर्टेंट थिंग देखना, जो भी आपके पास बेसिक नेचर की ऑक्साइड है, अदरवाइज मैं इसको बोल देता हूं मेटेलिक ऑक्साइड। थर्ड वाला स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना है इजीली, क्योंकि अभी आगे वाली नेक्स्ट जो भी रिएक्शन आएगी वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो यहां पर मैंने ले लिया मेटेलिक ऑक्साइड, और अब क्या करिए, इस वाले मेटेलिक ऑक्साइड के आप क्या कर रहे हो, डिसोल्व कर दीजिए वाटर के अंदर, अदरवाइज आप इसका क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, हाइड्रेशन करवा दीजिए। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसका फॉर्मेशन होगा, यहां पर फॉर्मेशन होगा मेटल हाइड्रोक्साइड का, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थ्री कॉन्सेप्ट है जो आपकी एवरी रिएक्शंस को क्या कर देंगे, इजीली सोल्व कर देंगे। जब भी मेटल के साथ डाइऑक्सीजन कंबाइन होगा तो मेटेलिक ऑक्साइड होगा, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और जब भी क्या होगा, व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन देन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच आर एसिडिक इन नेचर। When metallic oxides react with water, then metal hydroxide is obtained। अब यहाँ पर देखिए, बस आपको इसी रिएक्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। साथ में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की, मैग्नीशियम वाले की, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 होता है। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं 13 ग्रुप एलिमेंट की, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3, क्योंकि ऑक्सीजन तो -2 में आएगा। जब भी ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्साइड का मीनिंग ही क्या होता है, ऑक्साइड का मीनिंग है -2 में ऑक्सीजन। ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का जनरली मीनिंग ही क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, -2 रहता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, -2 रहता है। क्लियर है। तो यहां पर तो ये हो गया। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मेटल के साथ रिएक्शन हो या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन हो, तो ये डाई ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करेगा, लेकिन ऐसे करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा कि वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। जैसे मैं बात करूंगा, जैसे मान लीजिए कोई 14 ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे कार्बन हो गया, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो कार्बन 14 ग्रुप के एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +4 हो सकती है। 15 ग्रुप की कितनी होती है, +5 होती है। और 16 ग्रुप की कितनी होती है, +6 होती है। तो इस टाइप से डाई ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करेगा, मेटल हो अदरवाइज नॉन मेटल हो, तो इनको उनकी करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा, और उन करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में मेटल अदरवाइज नॉन मेटल अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करेंगे। अब देखिए रिएक्शन बिल्कुल इजी हो जाएगी आपके लिए।
ये लीजिए, सबसे पहले अपन रिएक्शन की बात करते हैं। ये रही पहली रिएक्शन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करोगे, ये आपको आना चाहिए। इजीली कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, +1। डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और आपको पता है ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, O-2 से रिएक्शन होगी। अब आपको बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करना आना चाहिए। ये वाली वैलेंसी तो इधर आ जाएगी, लेकिन इनको क्रिस क्रॉस मल्टीपल कर देना आपको। तो ये वाला वैलेंसी इधर मेंशन कर देना, और ये वाली वैलेंसी यहां पर मेंशन कर देना। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, Na2O टाइप, मीनिंग ऑक्साइड तो बनेगा मेटल का, ये मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, Na2O रहेगा। सेम टाइप से देखिए, अगर एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप से बिलोंग करता है, +3 में आएगा। डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, मीनिंग ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है। वापिस से बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये वाली वैलेंसी तो यहां पर आ जाएगी, ये वाली वैलेंसी ऑक्सीजन पर आ जाएगी। तो मीनिंग फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, Al, और ये वाली वैलेंसी ऑक्सीजन वाली एल्यूमिनियम के पास, मीनिंग कौन सा ऑक्साइड बनेगा, Al2। फिर कौन है, ऑक्सीजन, और ये वाली वैलेंसी कहां पर आ जाएगी, ऑक्सीजन के पास। तो ये लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मीनिंग Al2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम टाइप से कार्बन के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि कार्बन कौन से ग्रुप का, 14 ग्रुप का, मीनिंग +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O-2 हो जाएगा। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, ये लीजिए C2O4, और आप इसको सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे क्या बन जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। इसी टाइप से फॉस्फोरस +5 में आएगा, क्योंकि 15 ग्रुप से, तो फॉस्फोरस के लिए कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा, P2O5 टाइप का बन जाएगा। अब आपके लिए रिएक्शंस बिल्कुल इजी हो गई है, बस यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। पहला देखिए, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है, ये देखिए सोडियम प्लस O2, तो सोडियम के साथ डाई ऑक्सीजन है, तो सोडियम Na+ में आएगा, और डाई ऑक्सीजन में ऑक्साइड किस में आएगा, -2 में। कौन सा ऑक्साइड बन गया, Na2O टाइप का बन गया, मीनिंग मेटेलिक ऑक्साइड। कैल्शियम +2 में होता है तो क्या बन जाएगा, CO बन जाएगा। मैग्नीशियम भी +2 में, MgO बन गया। आयरन +3 में होता है तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। फॉस्फोरस +5 में है तो क्या बन जाएगा, P4O10 बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये वाला क्या है, O10 है। कार्बन +O2 तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिंक सल्फाइड प्लस डाई ऑक्सीजन है, तो जिंक का भी ऑक्साइड बनेगा, सल्फर का भी ऑक्साइड बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा, क्योंकि जिंक +2 के अंदर होता है, 12 ग्रुप का एलिमेंट है। और सल्फर का ऑक्साइड कौन सा बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसी टाइप से CH4 के साथ आगे तो कार्बन का भी क्या बना दीजिए, ऑक्साइड, और हाइड्रोजन का भी क्या बना दीजिए, ऑक्साइड। तो कार्बन का ऑक्साइड तो क्या हो गया, CO2 हो गया, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो, जब भी वो डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या कंबाइन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड के अंदर। मेटल है तो मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ये वाली रिएक्शंस। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट, अभी आगे भी काम में आएगा ये वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ 4 टाइप के ऑक्साइड मेंशन कर दिए, किस टाइप से फॉर्मेशन होगा उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये 4 के 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिस्कस करेंगे अपन पॉइंट नंबर 1। The oxides which combine with water to give acid are recognized as acidic oxide। मीनिंग कोई भी ऐसे ऑक्साइड जो क्या करेंगे, अगर वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, मीनिंग वाटर के साथ जब भी कंबाइन करेंगे और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं, तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, आप उनको रिकॉग्नाइज करते हो एज ए एसिडिक ऑक्साइड। वो कौन से ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी ऑक्साइड है जो वाटर के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करती है, बेस का, तो आप उसको क्या बोल दोगे, बेसिक ऑक्साइड बोल दोगे। ठीक है। इसी टाइप से मान लीजिए कुछ ऐसी टाइप के ऑक्साइड होते हैं जो दोनों टाइप के बिहेव शो कर सकते हैं, मीनिंग एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, उनको आप क्या बोल दोगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल दोगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द ऑक्साइड विच कंबाइन विद वाटर टू गिव एसिड आर रिकॉग्नाइज्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। और इसके एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम्पल लर्न करना आपको। कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर की होती है, तो यहां पर ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन का ऑक्साइड है Cl2O7, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5। और इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये जितने भी ऑक्साइड मेंशन किए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होकर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे,
और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। यही तो मेंशन कर रहा है, जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा तो जब भी आप उनको वाटर से कंबाइन करवाएंगे तो एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। सेम टाइप से अगर मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और मेटेलिक ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ आप कंबाइन करोगे तो बेस का फॉर्मेशन करेगा, तो इनका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो पहला वाला तो बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाना चाहिए। अब रिएक्शन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया, बस इनको कंबाइन करना है, कुछ नहीं करना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H2SO3। ये लीजिए H2SO3 कौन सा एसिड बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड से जब भी एक ऑक्सीजन आप डिक्रीज कर देते हो तो इक की जगह क्या लगा देते हो, आप अस लगा देते हो। जो भी यहां पर आप यूज करोगे सफिक्स, वो इक को किससे रिप्लेस कर दोगे, अस से रिप्लेस कर दोगे। तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड था, यहां पर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की कंपैरिजन में यहां पर 1 ऑक्सीजन क्या होता है, लेस होता है। सेकेंड वाला देखिए CO2, ये भी नॉन मेटल है, कार्बन, तो कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O के साथ कंबाइन करा क्या बन जाएगा, H2CO3, इसको बोलते हो आप कार्बोनिक एसिड बोलते हो। N2O5 प्लस H2O ये कंबाइन करा तो क्या बन जाएगा, NCNO3 मीनिंग नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, NCNO3। कितने मोल बनेंगे यहाँ पर, 2 मोल बनेंगे इसके। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए Cl2O7 क्लोरीन का ऑक्साइड है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो कौन सा एसिड बन जाएगा, पर क्लोरिक एसिड बन जाएगा, HClO4। कितने मोल बन जाएंगे इसके भी, 2 मोल बन जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है वाटर के साथ अगर कंबाइन कर रही है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो पेंटा ऑक्साइड है, डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड अगर वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। और अगर यहाँ पर डाइक्लोरीन का कौन सा, क्लोरीन का हेप्टा ऑक्साइड अगर वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो फॉर्मेशन हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड का। तो ये तो हो गया नॉर्मल। सेकंड वाला देखिए स्टेटमेंट, थर्ड वाला अंडरस्टैंड कीजिए उसके पहले। द ऑक्साइड विच कंबाइन विद वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, ऐसे ऑक्साइड अगर मान लीजिए जो वाटर के साथ कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन का, आप उनको क्या बोल दोगे, बेसिक ऑक्साइड बोल दोगे। और मैंने स्टार्ट में बता दिया कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दीज आर मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, और ये ऑक्साइड किसके होते हैं, मोस्टली होते हैं आपके मेटल के, क्योंकि जो मेटल के ऑक्साइड है जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेस का। ये देखिए यही वाला कंसेप्ट है, अप्लाई हो रहा है। ये रहा कंसेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट था कि मेटल का ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड, और मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन, मेटेलिक ऑक्साइड उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। और यहाँ पर देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ है, H2O के साथ कंबाइन कर रहा हूं तो किसका फॉर्मेशन होगा, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड कंबाइन विद H2O देन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म। मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अगर मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैग्नीशियम है +2 में होता है, OH पर -1 है तो यहाँ पर कितना OH आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम +3 है तो यहाँ पर कितने चाहिए मेरे को, -3, तो यहाँ पर OH का कितना आ जाएगा, थ्राइस आ जाएगा। तो इस टाइप से हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए थर्ड वाला पॉइंट अब इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। द ऑक्साइड विच कंबाइन विद वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन आर नोन एज द बेसिक ऑक्साइड्स। दीज आर मोस्टली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मीनिंग ये वाले मोस्टली किसके ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। रिएक्शन देखिए, सोडियम ऑक्साइड प्लस H2, तो मैंने क्या बोला अभी, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaOH का फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2, तो मैग्नीशियम भी मेटल है, क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2 बन गया। एल्यूमिना Al2O3, एल्यूमिनियम भी क्या होता है, मेटल होता है, वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना दीजिए, क्या बन जाएगा, AlOH थ्राइस बन जाएगा। थर्ड वाला पॉइंट देखिए, उससे पहले फोर्थ वाला पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। द ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेसेस आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, ऐसे ऑक्साइड है ना जो ना ही तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। मीनिंग द ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसेस आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। These are neutral to litmus solution, meaning litmus solution क्या होते हैं, these are
न्यूट्रल टू लिटमस सॉल्यूशन, मीनिंग जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में कन्वर्ट नहीं करते, और जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कन्वर्जन किस में नहीं करेंगे, रेड लिटमस पेपर में नहीं करते। मीनिंग जो लिटमस टेस्ट है उसके टुवार्ड्स भी क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल लर्न कर लेना। न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपके पास N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड मीनिंग CO। ये इंपोर्टेंट थिंग है कि ऐसी ऑक्साइड जो कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, 3 एग्जाम्पल आपके मेंशन कर रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO को क्या बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। NO को क्या बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड। और N2O को क्या बोलते हो, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। मीनिंग ये ना ही तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 वाला, द ऑक्साइड्स विच शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शन को प्रोसीड कर देंगे, बेस के साथ भी रिएक्शन को प्रोसीड कर देंगे, उनको आप कौन सा ऑक्साइड बोलोगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। मीनिंग दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड और बेस के साथ, तो इस टाइप के ऑक्साइड को आप बोलते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। दीज आर द ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट। और ये वाली जो ऑक्साइड होती है जिसको आप एम्फोटेरिक बोलते हो, जनरली कौन फॉर्मेशन करता है, एल्यूमिनियम, जिंक एंड स्टेनस लेड। ये 4 एलिमेंट आपको ध्यान रखना है कि इनके जो ऑक्साइड होते हैं ना, जनरली कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस या टिन बोल सकते हो आप इसको, अदरवाइज कौन सा और लेड। मीनिंग 4 एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन एंड लेड। ये वाले जो एलिमेंट है कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और इसके साथ साथ बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। विच आर प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। मीनिंग ये वाले जो एलिमेंट है वो बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं, जहां पर मेटल और नॉन मेटल को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उस वाली बॉर्डर लाइन पर ये 4 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम है, जिंक है, टिन है और साथ में कौन है, लेड है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं, उनकी स्टडी करते हैं अपन। एल्यूमिना यहाँ पर मेंशन किया, एल्यूमिना का मीनिंग क्या हो गया, Al2O3 हो गया। तो ये लीजिए एल्यूमिना वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, मीनिंग कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडीशन इंपोर्टेंट है, जब भी आपने बेस NaCl क्या होता है, एसिडिक होता है, तो यहाँ पर तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। सेकेंड वाली रिएक्शन है, सेम रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिना वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन मीडियम कौन सा है, बेसिक, मीनिंग एनियन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक का। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, ये इंपोर्टेंट है। तो अब आपको बस यहाँ पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी एल्यूमिना रिएक्शन करता है वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है, लेकिन प्रेजेंस किसकी हो, एसिडिक मीडियम, तो वहां पर तो लिगेंड कौन आता है, H2 आता है। बिल्कुल इजी वे के अंदर मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये लीजिए एल्यूमिना जैसे आपको गिवन है, ऑक्साइड आपको गिवन है यहाँ पर एल्यूमिना, और एल्यूमिना का मीनिंग क्या होता है, Al2O3 होता है। तो एल्यूमिना जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, पहली बात तो बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट होता है। ये लीजिए Al2O3 एल्यूमिना, और इसमें जो एल्यूमिनियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और जब भी एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिबिट करता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ये इंपोर्टेंट बात है, जो एल्यूमिना के अंदर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और जब भी एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पर कितने लिगेंड कनेक्ट होंगे उसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ 6 लिगेंड क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको अंडरस्टैंड करना है, अगर मान लीजिए आपको इस टाइप की रिएक्शन प्रोवाइड कर रखी है जिसमें एल्यूमिना, अरे एल्यूमिना किसके साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर के साथ, लेकिन साथ में आपको मीडियम एसिडिक बोल दिया, मीनिंग किसकी प्रेजेंस बोल दी, NaCl की। ये तो होगी पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के अंदर वापिस से सेम है, मीनिंग आज भी आपके पास एल्यूमिना है, एल्यूमिना का आप कंबाइन कर रहे हो इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन आज मीडियम कौन सा आ गया, बेसिक मीडियम आ गया, मीनिंग NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है। तो यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी ये वाला आता है ना एसिडिक मीडियम, तो वहां पर तो लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा, H2O बिहेव करेगा। और यहां पर जब भी बेसिक मीडियम आता है तो बेसिक मीडियम में लिगेंड की तरह एक्ट कौन करेगा, OH-। बस ये होगी रिएक्शन कंप्लीट। जब भी बेस आता है तो वहां पर लिगेंड, जब भी बेसिक मीडियम आएगा एल्यूमिना के साथ तो लिगेंड कौन होता है, वहां पर OH- होगा। उस वाली कंडीशन में जो लिगेंड होता है, लिगेंड कौन सा होगा, हाइड्रोक्साइड, OH-। और जब भी एसिडिक आता है तो इस वाली कंडीशन में जो लिगेंड होता है, कैपिटल L से मेंशन कर रहा हूं,
यहाँ पर लिगेंड कौन सा होता है, लिगेंड होता है H2O, एक्वा लिगेंड बोलते हो, जो कैसा होता है, न्यूट्रल। और अभी मैंने बोला किसका फॉर्मेशन होगा, कॉम्प्लेक्स का, तो ये लीजिए कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम +3 में तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6, मीनिंग कितने वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे, 6, तो ये लीजिए H2O6, ये लीजिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से कॉम्प्लेक्स को क्लोज कर दिया। अब एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एल्यूमिना में, H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज कैरी करेगा, +3। सेम यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम, तो ये लीजिए कॉम्प्लेक्स में एल्यूमिनियम, फिर लिगेंड की तरह बिहेव कौन करेगा यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो हाइड्रोक्साइड एज ए लिगेंड वर्क करेगा, तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया OH। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा, 6 में, तो OH का नंबर कितना मेंशन कर दूंगा, 6। एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में OH पर एक पर कितना चार्ज है, -1 है, तो 6 पर कितना चार्ज हो गया, -6, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज कैरी करेगा, -3 करेगा। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब भी एल्यूमिना वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है एसिडिक मीडियम NaCl में, तब तो वहां पर कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, AlH2O6 +3 का फॉर्मेशन होगा। और जब भी एल्यूमिना कंबाइन कर रहा है वाटर के साथ और मीडियम बेस के, तो उस वाली कंडीशन में किस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, एल्यूमिना OH6 और -3 का फॉर्मेशन होगा। ये देख लीजिए रिएक्शन अब आपके लिए बिल्कुल इजीली सोल्व हो गई। एल्यूमिना HCl और H2O किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिना H2O6 +3, और न्यूट्रलाइज करने के लिए आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर क्लोराइड आयन आ जाएगा एज ए आयोनाइजेशन स्फीयर के फॉर्म में। सेकंड वाले देखिए एल्यूमिना वाटर मॉलिक्यूल प्लस एनियंस, लिगेंड कौन आएगा, OH-, तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, AlOH6, कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज है, -3, तो -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयोनाइजेशन स्फीयर को ऑलवेज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के जस्ट पहले आप पुट करते हो, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, Na3, न्यूट्रलाइज करने के लिए मेंशन किया, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेट है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर कौन से तो एसिडिक ऑक्साइड है, कौन से बेसिक ऑक्साइड है, कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड है, और कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये इजीली लर्न करना है, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जामिनर। तो ये वाले जो 4 के 4 पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट वाली स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर अब डाई ऑक्सीजन इसके क्या क्या यूजेज है, बस रिएक्शंस हो गई कंप्लीट। अब लास्ट वाली आपके पास इनके क्या क्या यूजेज है, तो डाई ऑक्सीजन गैस आप उसका यूज किस टाइप से कर सकते हो। तो पहला यूज देखिए, यहाँ से 2-3 यूज आपको अंडरस्टैंड करने। इट इज एसेंशियल फॉर द लाइफ सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द लिविंग सब्सटेंस, जो भी लिविंग स्पीसीज है उनके लिए क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो डाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द लाइफ सपोर्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर द लिविंग सब्सटेंस। सेकेंड वाला देखिए, डाई ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द ऑक्सी हाइड्रोजन, अदरवाइज आप इसी को क्या बोलते हो, ये इंपोर्टेंट है। सेकेंड वाला यूज ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के फॉर्म में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, विच आर यूज्ड फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल, जिनके हेल्प से क्या कर सकते हो आप मेटल को कट कर सकते हो, और वेल्डिंग के अंदर यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि जो डाई ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म के अंदर वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स के अंदर यूज किया जाता है, तो उसका क्या नाम है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, ये इंपोर्टेंट वर्ड है यहाँ से, तो ये वाला ध्यान रखना है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, इसी का यूज किया जाता है कटिंग ऑफ मेटल्स में एंड वेल्डिंग में। तो ये वाला यूज आपको लर्न करना है, ये वाला यूज आना चाहिए, इंपोर्टेंट यूज है। इसके बाद में देखिए, इट इज यूज्ड इन द मेटलर्जिकल प्रोसेस, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसका यूज किसमें कर सकते हो, मेटलर्जिकल प्रोसेस में कर सकते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, इट इज एसेंशियल इन एनी बर्निंग प्रोसेस, कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो उसके लिए एसेंशियल मीनिंग रिक्वायरमेंट किसकी होगी, डाई ऑक्सीजन गैस की होगी। कोई भी ऐसी प्रोसेस नहीं होगी जो विदाउट डाई ऑक्सीजन क्या हो जाए, बर्न हो जाए। लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस के लिए डाई ऑक्सीजन क्या होता है, एसेंशियल होता है। तो यूज नंबर 4 इंपोर्टेंट है। इसके बाद में देखिए, लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, मीनिंग जो भी रॉकेट उसमें फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है। डाई ऑक्सीजन है लेकिन कौन सी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड ऑक्सीजन है। कौन सी, लिक्विड ऑक्सीजन है। उसके बाद में ये लास्ट वाला यूज आपको ध्यान रखना है, एक 8 वाला, डाई ऑक्सीजन इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीनिंग इसका किसके फॉर्म में यूज करते हो आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हो, एंड साथ में एंड ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज करते हो। तो आपको ये 3 यूज है वो मेनली याद होनी चाहिए। पहली बात तो डाई ऑक्सीजन का यूज करते हो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में एंड ब्लीचिंग एजेंट में। सेकेंड वाला एसेंशियल होता है फॉर एनी बर्निंग प्रोसेस।
थर्ड वाला लिक्विड ऑक्सीजन है तो आप उसका यूज किसमें कर सकते हो, रॉकेट फ्यूल में। और ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च, इसका यूज किसमें करते हो, वेल्डिंग में और कटिंग ऑफ मेटल्स में। तो यहां पर आकर पहला अपना जो एलोट्रोप्स था ऑक्सीजन का, डाइऑक्सीजन, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, ओजोन। नेक्स्ट वाला कौन सा है, ओजोन। ओजोन का सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कीजिए, क्या मीनिंग होता है ओजोन, किस टाइप से ओजोन की स्ट्रक्चर होती है और क्यों आपने इसको एलोट्रोपिक फॉर्म बोला है। तो देखिए इसको एक बार अच्छे से। ओजोन की बात है तो ओजोन की मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। ओजोन का सबसे पहली बात तो फॉर्मूला क्या होता है, O3 फॉर्मूला होता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। और स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर एक होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये वाली एक्चुअल में स्ट्रक्चर होती है किसकी, आपके ओजोन की स्ट्रक्चर होती है। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था डाइऑक्सीजन एंड ओजोन आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के दोनों क्या होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है किसके, ऑक्सीजन के। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात तो ऑक्सीजन की क्या होती है, एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। इट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमोस्फियर अबाउट 20 किलोमीटर अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी अपनी अर्थ है, इस वाली अर्थ से अबाउट 20 किलोमीटर अबाउ है, वहां पर कौन सी लेयर होती है, आपकी ओजोन प्रेजेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओजोन लेयर है या फिर ओजोन है प्रेजेंट होती है कहां पर, आपके एटमोस्फियर में, अर्थ की सरफेस से कितने अबाउ पर, 20 किलोमीटर अबाउ पर। ये ध्यान रखना है। इट इज बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड इन द अपर एटमोस्फियर बाय द एक्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन ऑन ऑक्सीजन। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन के लिए इसने डायरेक्ट बोला है कि जो डाई ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट कौन करता है, अल्ट्रावायलेट मीनिंग यूवी रेडिएशन रिएक्ट करती है। तो डाई ऑक्सीजन है उसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो 3O2 मीनिंग जो डाई ऑक्सीजन हुआ करता था वो कन्वर्ट हो जाएगा 2O3 मीनिंग कन्वर्ट किसमें हो गया, ओजोन में। साथ में इंपॉर्टेंट देखिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मीनिंग प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। Therefore अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल, ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है, स्टार लगाकर मेंशन करना है, ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना है। अल्ट्रावायलेट जो रेज है, यूवी रेज है, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। द लेयर ऑफ ओजोन thus formed also prevent the remaining ultraviolet rays to reach the अर्थ सरफेस। और सबसे इंपोर्टेंट वर्क होता है, जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है कि जो हार्मफुल रेडिएशन होती है जिनको आप बोलते हो अल्ट्रावायलेट रेज, इनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है, मीनिंग इनको अर्थ की सरफेस पर जो भी आपकी ये वाली रेज है, कौन सी, अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी रेज है, इनको क्या करती है, प्रिवेंट कर देती है, मीनिंग अर्थ की सरफेस तक इनको रीच नहीं करने देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओजोन लेयर का। और इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, डाई ऑक्सीजन गैस है वो अल्ट्रावायलेट रेज से रिएक्शन कर रहा है, और जो डाई ऑक्सीजन है वो अल्ट्रावायलेट के साथ जब भी कंबाइन करेगा ये रिएक्ट करेगा, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस कैसी होती है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो प्रिपरेशन के अंदर तो जनरली यहां से प्रॉब्लम नहीं बनता है। ये वाला पेल है, प्योर ओजोन इज ए पेल ब्लू गैस, मीनिंग कैसी गैस होती है, पेल ब्लू गैस होती है। यहां से कोई मीनिंग नहीं है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था कि किस टाइप का कलर है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, यहां से जनरली प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इफ द कंसंट्रेशन राइजेज अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन, मीनिंग अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 100 ppm से राइज कर रही है, मीनिंग 100 ppm से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इसके बाद में। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, इफ द कंसंट्रेशन राइजेज अबाउट 100 पार्ट्स पर मिलियन ppm, ब्रीदिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन द हेडेक एंड नोजिया। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी जो ओजोन है इसकी जो कंसंट्रेशन 100 ppm से क्या करती है, राइज करती है, तो उस वाली कंडीशन में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, हेडेक हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, नोजिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए स्लो ड्राई स्टीम इज पास्ड थ्रू ए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, मीनिंग 10% ही क्या करते हो डाई ऑक्सीजन है वो ओजोन में कन्वर्ट हो पाता है, मीनिंग ये वाला प्रोसेस क्या है, गुड मेथड नहीं है, तो आपको इसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्लियर हो रहा है कि जब भी डाइऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मीनिंग ये वाली प्रोसेस कैसी होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाला स्टेटमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। It is necessary to use a silent electrical discharge in its preparation to prevent its decomposition। यानी आपको किसका यूज करना पड़ेगा, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज करना पड़ेगा। और इसका यूज करने से बेनिफिट क्या है कि क्या करेगा, ये जो डिकम्पोजिशन है ओजोन को उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। मीनिंग जो ओजोन है उसको वापस से कन्वर्ट नहीं होने देगा डाइऑक्सीजन गैस में। इसके लिए किसका यूज करना है आपको, साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का यूज करना है। ये लीजिए साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का बेनिफिट क्या मिलेगा, ये प्रिवेंट कर देगा इट्स डिकम्पोजिशन, मीनिंग ओजोन के डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट कर देगा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन द 10% आर रिक्वायर्ड ए बैटरी ऑफ द ओजोनाइजर, ये कोई इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। यहाँ पर क्या बॉइलिंग पॉइंट, इससे सवाल नहीं बनता है। जनरली आपको 2-3 बातें यहाँ पर मेंशन करनी। पहली बात तो डाइऑक्सीजन के साथ यूवी कंबाइन करेगा, ओजोन का फॉर्मेशन होगा। प्रोसेस कैसी है आपके पास, प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकेंड वाला आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है किससे, अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन से, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस पर इनको रीच होने नहीं देता, इनको प्रिवेंट करता है। थर्ड बात ये ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ओजोन की कंसंट्रेशन है वो 100 ppm से क्या हो जाती है, राइज कर जाती है, तो उस वाली कंडीशन में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी और साथ में इसका रिजल्ट क्या होगा, हेडेक एंड नोजिया होगा। नेक्स्ट वाला देखिए अब इसके बाद में ओजोन से रिलेटेड, ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट यहां से आपको एग्जाम के अंदर डीटो मेंशन ऐसा का ऐसा किया हुआ प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो इसको अंडरस्टैंड करना कि ओजोन क्या होती है, थर्मोडाइनेमिकली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसका रीजन क्या है वो रीजन समझेंगे अभी अपन। तो रीजन अंडरस्टैंड करवा देता हूं मैं आपको। देखो यहां पर मेंशन कर रखा है, ओजोन जब भी ओजोन का डिकम्पोजिशन होगा, ये लीजिए मैं यहां पर आपको मेंशन करवाता हूं एक्चुअल में है क्या मीनिंग इसका। ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ये भी ध्यान रखना है कि रेस्पेक्ट किसका ले रहे हो, ऑक्सीजन का क्या ले रहे हो आप, रेस्पेक्ट ले रहे हो। तो यहां पर देखो इसकी जो प्रिपरेशन मेथड था ओजोन का, उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ये वाला था 3O2 कन्वर्ट किस में हो रहा था, 2O3 में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहां पर देखिए किस टाइप से आप इसको रिलेट करोगे थर्मोडाइनेमिकली स्टेबिलिटी से। तो यहां पर ये लीजिए आपके पास पहले क्या था, 3 ऑक्सीजन था। अब ये क्या हो रहा है, जब भी यूवी के साथ कंबाइन कर रहा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के साथ, ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब भी यहां पर देखेंगे तो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, मीनिंग यहां पर 3 मोल है, और यहां पर कितने मोल है, 2 मोल है। तो 3 से कितने मोल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 में। तो मीनिंग यहां पर जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस को आप क्या बोलते हो, एंट्रोपी बोलते हो। डेल्टा एस को आप क्या बोल रही हो, एंट्रोपी बोलते हो। तो एंट्रोपी क्या हो रहा है कि जब भी ऑक्सीजन कन्वर्ट होती है ओजोन में, तब एंट्रोपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मीनिंग 3 से 2 आ रहा है। लेकिन जब ओजोन किसमें डिकम्पोज होगा, ऑक्सीजन में, तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। एंट्रोपी है तो एंट्रोपी में क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला पॉइंट में एक बार रीडिंग लगाता हूं, उसके बाद में आपको रिएक्शन के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मैंने इसको थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल क्यों बोला है। तो देखिए इसको इक्वेशन से अंडरस्टैंड करवाता हूं। जब भी थर्मोडाइनेमिकली वर्ड आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी थर्मोडाइनेमिकली वर्ड आता है ना, तो आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए, और वो वाली इक्वेशन कौन सी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये वाली इक्वेशन को आप बोलते हो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वेयर डेल्टा जी इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, टी इक्वल टू टेम्परेचर एंड डेल्टा एस इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां पर अपन किससे डील करें, ओजोन से। तो ओजोन का अभी मैंने बताया क्या फॉर्मूला होता था, O3 होता था। तो ये मान लीजिए आपके पास 2O3, जब भी ये डिकम्पोज होगा तो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 3O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 3O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में देखिए अगर आप ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहे थे, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आप ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहे थे ओजोन में, तो कैसा प्रोसेस था, डेल्टा एच कैसा था, पॉजिटिव। लेकिन ओजोन को ब्रेक डाउन कर रहे हो तो इसके लिए डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है तो इसके लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पहली थिंग। सेकेंड वाली थिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए कितने मॉलिक्यूल है ओजोन के, 2, और यहाँ पर डाइऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने, 3। जब भी ओजोन का डीकंपोजिशन डाइऑक्सीजन गैस में होगा तो 2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रही है, 3 में। तो जब भी यहाँ पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है तो मीनिंग क्या, उसका एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मीनिंग सिस्टम का जो डिस्टर्बेंस है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब भी डीकंपोजिशन हो रहा है ओजोन का, 2 मॉलिक्यूल थे पहले, लेकिन जैसे डीकंपोजिशन हुआ डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया और कितने मॉलिक्यूल बन गए, 3। तो 2 से 3 में कन्वर्ट हुआ है, मीनिंग क्या हुआ है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुआ है, मीनिंग एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसका मीनिंग डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड थिंग, जब डाइऑक्सीजन को कन्वर्ट करते थे आप ओजोन में, प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक, लेकिन अब की बार आप ओजोन को कन्वर्ट कर रहे हो डाइऑक्सीजन में तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, मीनिंग डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सीन बन जाएगा कि ये जो डेल्टा एच है ये तो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। डेल्टा टी एस ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी के अमाउंट बहुत ही ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस वाली लैंग्वेज को आप जब अंडरस्टैंड करोगे तो डेल्टा जी कैसा ऑब्टेन होगा, आपको नेगेटिव ऑब्टेन होगा। और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ऑब्टेन हो जाती है, मीनिंग कैसा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ये वाला कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। डेल्टा जी जब भी नेगेटिव आता है, मीनिंग प्रोसेस कैसा होता है, वो वाला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब आइए लैंग्वेज जब आपकी बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल। इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओजोन होता है वो थर्मोडाइनेमिकली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ओजोन इज थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। किसके रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। बिकॉज इट रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट। मीनिंग क्या होगा, जब भी ओजोन कन्वर्ट होगा डाइऑक्सीजन में तो लिबरेशन किसका होगा, हीट का। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। मीनिंग प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। और इधर देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाया था कि ओजोन कन्वर्ट होता है डाइऑक्सीजन में, तो पहले ओजोन के 2 मॉलिक्यूल हुआ करते थे, लेकिन जैसे डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा मॉलिक्यूल का नंबर कितना हो गया, 3। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो मीनिंग क्या बोलूंगा, एंट्रोपी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो ये देखिए एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा है, मीनिंग डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दीज 2 फैक्टर्स रीइंफोर्स ईच अदर रिजल्टिंग इन द लार्ज नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी। और ये जो दोनों फैक्टर है, मीनिंग डेल्टा एच का नेगेटिव होना और डेल्टा एच का पॉजिटिव होना, ये दोनों जो फैक्टर है वो क्या करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं और किसमें क्या बना देते हैं, डेल्टा जी को नेगेटिव बना देते हैं फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू ऑक्सीजन। और जब डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस कैसा हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नहीं, ये ओजोन है फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके डाई ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। लार्ज नेगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी, मीनिंग डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉर इट्स कन्वर्जन इनटू डाई ऑक्सीजन। देयरफॉर द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। और इसीलिए जो भी ओजोन की हाई कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, एक्सप्लोजिव नेचर की होती है, डेंजरसली। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये वाला सेकंड पॉइंट, यहां से भी डायरेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसा होता है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जहां पर भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट, आप किसका यूज कर सकते हो, ओजोन का यूज कर सकते हो, क्योंकि ओजोन क्या होता है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन। मीनिंग क्या होगा, जब भी ओजोन है, ये लीजिए ओजोन, इसका आप डीकंपोजिशन करवा रहे हो, मीनिंग आपको क्या ऑब्टेन होगा, डाई ऑक्सीजन, मीनिंग O2 हो गया, और साथ में आपको एटॉमिक ऑक्सीजन ऑब्टेन होगी। ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वही कौन सी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो कीप इट इन माइंड, ओजोन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिएक्शन है वो किस टाइप से प्रोसीड होगी, यहां पर लिबरेशन होगा डाइऑक्सीजन का, और इसके साथ साथ आपको क्या ऑब्टेन होगा, एटॉमिक ऑक्सीजन, अदरवाइज नेसेंट ऑक्सीजन आपको क्या होगी, ऑब्टेन होगी। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन या एटॉमिक जो ऑक्सीजन होती है वही किसका वर्क करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करती है। तो ये लीजिए रिएक्शन, ओजोन कन्वर्ट हो रहा है डाइऑक्सीजन गैस, साथ में क्या ऑब्टेन हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन, अदरवाइज एटॉमिक ऑक्सीजन ऑब्टेन हो रही है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, फॉर एग्जाम्पल इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट एंड आयोडाइड आयन टू आयोडीन।
अब नॉर्मल बात है कि आयोडीन का ऑक्सीडेशन तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन तो आयोडीन में कर देगा और लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किस में कर देगा, लेड सल्फेट में कर देगा। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये देखिए लेड सल्फाइड, पीबीएस का मीनिंग हो गया लेड सल्फाइड और यहाँ पर ओजोन O3 के साथ रिएक्शन हो गया। लेड सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेड सल्फेट में। ये लीजिए कन्वर्ट हो गया आपके PbSO4 में। साथ में कौन सी ऑक्सीजन, कौन सी गैस लिबरेट होती है, डाई ऑक्सीजन। तो यहाँ पर किसको लिबरेट कर दिया, डाई ऑक्सीजन। सेम बात देखिए आयोडाइड, I- को क्या बोलते हो, आयोडाइड बोलते हो। तो आयोडाइड की रिएक्शन ओजोन के साथ है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल है एक्वस मीडियम। क्या हो जाएगा, जो आयोडाइड है उसका ऑक्सीडेशन किसमें कर देगा, आयोडीन में कर देगा, क्योंकि आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। तो -1 से कहां पर मूव कर रहा है, 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। दो रिएक्शन आनी चाहिए, लेड सल्फाइड हो तो लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में डाइऑक्सीजन गैस तो रिलीज होती है। आयोडाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन किसमें कर देता है, आयोडीन में कर देता है। नेक्स्ट देखिए when ozone react with an excess of the potassium iodide solution buffered with a borate buffer, और इस वाले बोरेट बफर की जो पीएच कितनी है, 9.2 है। ये आपको लर्न करना है। बोरेट बफर है उसकी जो पीएच कितनी मेंटेन करनी है, 9.2। आयोडीन इज लिबरेट, और इससे लिबरेशन किसका होगा, आयोडीन गैस वो क्या होगी, लिबरेट होगी। विच कैन बी लिबरेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और जो भी आयोडीन यहां से गैस लिबरेट हो रही है, आप उसको क्या कर सकते हो, टाइट्रेट कर सकते हो। किसके अगेंस्ट, आप उसको टाइट्रेशन करना उसका थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट। दिस इज द क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ ए ओजोन गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओजोन गैस का अगर आपको क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है तो उसके लिए ये वाला मेथड आपको यूज करना है। वापिस ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बनता है। 4 स्टेटमेंट ओजोन के, चारों बड़े इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी प्रॉब्लम है एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ओजोन है, ओजोन की आपको रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करनी है, पोटेशियम आयोडाइड किसमें लेना है, एक्सेस में लेना है। रिपीट कर देता हूं एक बार, इस वाले पूरे स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहां पर क्या बोला है कि ओजोन है, ओजोन का आपको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है पोटेशियम आयोडाइड जिसका क्या है अमाउंट एक्सिस में, और साथ में यहां पर किसका यूज किया आपने, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसका है, बोरेट का है, जिसका पीएच की वैल्यू कितनी है, 9.2 है। तो जब भी ओजोन रिएक्ट करेगा पोटेशियम आयोडाइड के साथ बफर सॉल्यूशन 9.2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, आयोडीन गैस लिबरेट होगी। अब यहाँ पर जो आयोडीन गैस लिबरेट हुई है, इसका आपको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन किसके साथ करोगे आप, अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। और इसके साथ जब आप टाइट्रेशन करोगे तो ये वाला मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ ओजोन गैस। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, स्पेशली किसकी बात की, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का मीनिंग होता है NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है, NO होता है। कंबाइन वेरी रैपिडली विद ओजोन एंड देयर इज दस द पॉसिबिलिटी दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ द सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स might be slowly depleting the concentration of the ozone layer इन अपर एटमोस्फियर। मीनिंग यहाँ पर क्या ध्यान रखना, जो भी आपके सुपरसोनिक जेट है, एरोप्लेन है, इनका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उनसे कौन सी गैस का रिलीजमेंट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ओजोन के साथ कंबाइन करेगा तो ओजोन का क्या कर देगा, डिकम्पोजिशन कर देगा। मीन जो ओजोन की लेयर है उसकी क्या हो जाएगी, डीप्लेटिंग हो जाएगी। रिएक्शन किस टाइप से होगी उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन, ओजोन का डिकम्पोजिशन किसमें होगा, O2 प्लस ऑक्सीजन। तो ये देखिए डाई ऑक्सीजन प्लस क्या आएगा, ऑक्सीजन। और वो वाला ऑक्सीजन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गया। मीनिंग NO को तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ में रिलीजमेंट किसका हो गया, डाई ऑक्सीजन गैस का। मीनिंग जो ओजोन जब भी डिकम्पोज होगा डाई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, वो वाली ऑक्सीजन क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो यहाँ पर NO हुआ करता था, वो वाले जो एटॉमिक ऑक्सीजन आकर कंबाइन हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, NO2 में कन्वर्ट हो गया, और डाई जो ओजोन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, डाई ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि जो भी सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का क्या होता है, लिबरेशन होता है। ये क्या करेगा, ओजोन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके ओजोन की क्या कर देगा, डीप्लेटिंग कर देगा। मीनिंग ओजोन की जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा एटमोस्फियर में। अनोदर थ्रेट टू दिस ओजोन लेयर इज प्रोबेबली
पोज्ड बाय द यूज ऑफ द फॉर्म्स विच आर यूज्ड इन एरोसोल्स स्प्रेज एंड द रेफ्रिजरेंट। मीनिंग क्या होता है यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहा है। कौन सी की बात कर रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, वो भी क्या करती है? ओजोन लेयर को क्या करती है? डिप्लीट कर देती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये ध्यान रखना कि ये ओजोन की डिप्लीटिंग के लिए ये भी रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किसमें यूज करती है? जो भी AC वगैरह, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या करती है? यूज करती है। इसके बाद में देखिए, these chlorine atom react with the ozone causing a decrease in the its concentration at a faster rate than its forming from oxygen। तो यहां से क्या होगा कि जो भी आप CFC यूज करते हो, CFS मीनिंग क्लोरोफ्लोरो कार्बन का यूज करते हो, CFC है ये वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC का यूज करते हो तो यहां से क्या रिलीज होता है? क्लोरीन रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरीन रेडिकल का। ये इंपॉर्टेंट है। यूवी रेडिएशन टू प्रोड्यूस क्लोरीन रेडिकल, किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरीन रेडिकल का। और ये जो क्लोरीन रेडिकल या एटम क्या करता है? रिएक्ट करता है ओजोन के साथ, कॉजिंग ए डिक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन एट ए फास्टर रेट देन इट्स फॉर्मिंग फ्रॉम डाइऑक्सीजन। जो डाइऑक्सीजन से ओजोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी रेट है वो ओजोन से डाइऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा उसकी रेट से क्या होती है? डिक्रीज होती है। मीनिंग यहाँ पर क्या आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि डाइऑक्सीजन का एक तो कन्वर्जन हो रहा है ओजोन में, एक तो वो वाली रेट उसको मैंने बोल दिया R1। सेकंड वाला क्या बोल दिया मैंने? जो ओजोन उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है तो मीनिंग O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? O2 में, उसको बोल दिया मैंने रेट 2 या फिर R2। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप CFC का यूज करोगे तो जो R2 है ना, मतलब जो ओजोन कन्वर्ट हो रहा है डाइऑक्सीजन में उसकी रेट है वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है ओजोन में, उसकी रेट के कंपेरिजन में क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट ऑफ ओजोन का स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ड्रॉ करके बता दी थी। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द ओजोन मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि दोनों ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ होती है ओजोन में क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। और उनकी जो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 128 पिकोमीटर। रीजन क्या जाएगा इसका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। एंड the molecule is angular as expected with bond angle of about 107 डिग्री। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 107 डिग्री की होती है। और इसकी शेप किस टाइप से होती है? एंगुलर टाइप की शेप होती है। किस टाइप की होती है? एंगुलर टाइप की। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू फॉर्म। और ये क्या होता है? टू फॉर्म का रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है। ये लीजिए ओजोन की स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन के मिड में डबल बॉन्ड आ गया और एक ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट से बॉन्डेड रहेगा। मीनिंग ये इसने डोनेट किए वो 2 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप जब भी बनाते हो डबल हेडेड एरो से इसको क्या करते हो? मेंशन करते हो। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर मूव करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन हो गया डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड वाला कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस आ गया। तो मीनिंग जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो ओजोन है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है? तो 2 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए इसकी जो मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड जब भी बनाऊंगा तो ओजोन की एक्चुअल स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा, इस वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर 107 डिग्री का। और ये जो ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इसकी कितनी वैल्यू है? 128 पिकोमीटर। मीनिंग ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और ये वाले ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों क्या होती है? आइडेंटिकल होती है। और आइडेंटिकल होने के पीछे लॉजिक क्या है? आइडेंटिकल होने के पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंस होता है? रेजोनेंस प्रेजेंस होता है, तो वहां पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होती है। लास्ट देख लीजिए यूज किसमें यूज किया जाता है? ओजोन जर्मिसाइड के रूप में यूज किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में एंड वाटर स्टेरिलाइजिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए यूज फॉर द ब्लीचिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज आल्सो यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट। मीनिंग जो पोटेशियम परमैंगनेट है इसका मैन्युफैक्चर में 3 यूज आपको ध्यान रख लेना कि ओजोन का यूज किस फॉर्म में कर सकते हो? तो जर्मिसाइड के फॉर्म में, सेकेंड वाला डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में और थर्ड वाला इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का ये फॉर्मूला होता है KMnO4। तो यहां पर आकर जो आपका 16 ग्रुप है वो कंप्लीट होता है। 16 ग्रुप के एलिमेंट के अंदर 2 एलोट्रोपिक फॉर्म थे आपके पास। पहला वाला तो कौन सा हो गया आपके पास? पहला वाला तो हो गया डाइऑक्सीजन और सेकंड वाला कौन सा हो गया आपके पास? ओजोन हो गया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर वापिस से बना रखी है मैंने।
कितना होता है 128 पिकोमीटर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है, और बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है। ये वाला इंपॉर्टेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। और बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 117 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। क्लियर है। तो अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।